अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, माली साल 2020-21 की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज हमारी ये ट्रांसमिशन जो सिलसिला है दोपहर 1 बजे से और रात 8 बजे तक स्पेशल ट्रांसमिशन जो है हमारी जारी रहेगी। और इस पूरी ट्रांसमिशन में मेरे साथ अनवर काशिफ मुमताज जो है वो शामिल रहेंगे। अनवर, आपका बहुत शुक्रिया। और हम अपनी ट्रांसमिशन का आगाज कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के मायानाज, हम कहें कि माहिर मुआशियात और पूरा एक थिंक टैंक है जो इस मुल्क का के जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, मैंने आज तक अब तक नहीं देखा कि शायद उनकी किसी बात से या उनके किसी स्टेटिस्टिक्स से मुखालफत की हुई या इख्तिलाफ किया हो। इख्तिलाफ राय एक अच्छी चीज है, लेकिन जब बात की जाती है डॉक्टर हफीज पाशा की तो उस वक्त तमाम चीजें जो है वो बिल्कुल साइड में हट जाती हैं। और डॉक्टर साहब की जो प्रेडिक्शन है, डॉक्टर साहब के जो पूरा थिंक टैंक है, उनके जो एसोसिएट्स हैं, उनके जो रिसर्चर्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क में हम जैसे लोगों को मईशत को समझाने का, और फिर हम आगे लेके चले आम आवाम को जो है उसको ट्रांसलेट करें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर हफीज पाशा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि बजट तो आ रहा है, लेकिन कल जब हम तस्करा कर रहे थे पिछले 365 दिनों की परफॉर्मेंस का, तो जो आदाद व शुमार आए सामने, ये भी मैं आपके सामने डॉक्टर साहब जरा रखता चलूं, फिर उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप उसके ऊपर जो है वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिएगा। मिसाल के तौर पे आप अगर बात करें, हम एग्रीकल्चर ग्रोथ के हवाले से बात करें, बावजूद इसके कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि लॉकस्ट अटैक है और भी जो है वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह 2.67% ग्रोथ आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में हुई। एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद अगर आप मैन्युफैक्चरिंग साइड पे जाएं, हालात बहुत खराब हैं, जैसे कि आपने बताया था। और अब हम देख रहे हैं कि जो लास्ट रियलाइज हुई वो -5.56% हमारी नेगेटिव ग्रोथ रही। और इसके साथ ही साथ अगर सर्विसेज ग्रोथ में चले जाए तो वहां पे भी काफी बुरी परफॉर्मेंस है, -3.4% जो है वो ग्रोथ रियलाइज हुई है नेगेटिव साइड पे। डॉक्टर पाशा, क्या आपके लिए इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे और पिछली गुज़श्ता 365 दिन की परफॉर्मेंस में जो आप समझ रहे थे वही चीजें आई, या आपके लिए भी कोई सरप्राइज है इसमें? डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि इस साल के पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो है, जिस अंदाज में लिखा गया है, वो बहुत, मैं समझता हूं कि उसमें प्रोफेशनलिज्म ज्यादा आई है। और माशाअल्लाह जो आखिरी चैप्टर है एनेक्स में, कोरोना का इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही मुनासिब और टेक्निकली साउंड चैप्टर लिखा गया है। तो अल्लाह का फजल है कि हमारा जो इकोनॉमिक्स यूनिट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, उन्होंने इस साल अच्छा काम किया है। अब आप आ जाइए आदाद शुमार पर। हुकूमत के जो एस्टिमेट हैं वो ये हैं कि ये जो साल ख़त्म होने वाला है उसमें शरह नमू जो है वो -0.4% होगी, यानी कि जीडीपी में कुछ गिरावट आई है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस तरह उन्होंने इसको एस्टिमेट किया है, उन्होंने साल को 2 हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा वो है जिसे वो प्री कोरोना कह सकते हैं आप, यानी कि मिड मार्च तक, और उसके बाद में पोस्ट कोरोना का पीरियड जून के एंड तक। जो उनके एस्टिमेट हैं, आदाद शुमार हैं, वो ये हैं कि जो प्री कोरोना पीरियड है उसमें शरह नमू 3.3% रही है। और एस्टिमेट निकाला गया है हमने, तो अंदाजा ये कि पोस्ट कोरोना पीरियड में मिड मार्च के बाद एस्टिमेट ये है कि आपके शरह नमू जो है -9% हो चुका था, यानी कि तकरीबन अगर आप दोनों को मिला लें तो 12% से ज्यादा कमी आई आखिरी 3 महीने में और 2 हफ्तों में। तो हमारा अंदाजा ये है कि जब आप ये देखिए कि पिछले साल जब आपने शरह नमू को 3.3% से गिराकर 1.9% पे अपने फाइनल एस्टिमेट में ले आए, ये ऐसा साल था जबकि कोरोना नहीं था।
अब जो पहले 8.5 महीने थे इस साल के, उस वक्त भी कोरोना नहीं था, तो क्या ये हुआ है कि आपका शरह नमू 1.9% से बढ़कर 3.3% पे चले गया? इसका जवाब मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि एविडेंस ऐसी कोई नहीं है कि ये हुआ है। यानी हुकूमत ने ओवर एस्टिमेट किया, 5 से 6 सर ओवर एस्टिमेट किया, यहाँ पे उन्होंने सिग्निफिकेंटली ओवर एस्टिमेट किया है, और जो गिरावट आई है 9% की, उसमें भी कुछ कमी की गई है। हमारा अंदाजा ये है कि साल भर का जो शरह नमू आएगा, जब हम फाइनल एस्टिमेट की तरफ जाएंगे, तो ये तकरीबन 1.5 से 2% मनफी हो सकता है। तो लिहाजा ये साल पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ख़राब साल है, तकरीबन सबसे ख़राब, इसलिए कि एक दफ़ा पहले 1951-52 में भी शरह नमू नमी थी तकरीबन 1%, और अगर हमारा एस्टिमेट मुनासिब है तो ये सबसे ज्यादा गिरावट है पाकिस्तान की तारीख में। डॉक्टर साहब एक सेकंड के लिए मैं जरा तौक़ुफ़ चाहूंगा। ये जो आप फरमा रहे हैं कि इस वक्त हमारी जो, क्योंकि इस वक्त हम नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं इस प्रेजेंटेशन में, और इस प्रेजेंटेशन में हम ये देखेंगे कि जीडीपी ग्रोथ जो नेगेटिव पे इस वक्त 0.4% नेगेटिव कही जा रही है। कल हमें बताई गई आपके एस्टिमेशन के मुताबिक ये 1.5 से 2% नेगेटिव है। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल ठीक, ये बहुत बड़ा फर्क है सर। जी, और दूसरी तरफ अगर आप इजाजत दें तो मैं ये कहूं कि अगले साल का जो फोरकास्ट या प्रोजेक्शन है जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को पेश किया गया 2.4% के ग्रोथ रेट का, वो भी ओवरस्टेटेड है। अब आप ये सोचिए कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अगले साल शरह नमू फिर से आपकी मनफी होगी 0.02%। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि -1% का खतरा है। हमारा अंदाजा ये कि आने वाले साल में भी आपके शरह नमू जो है वो मनफी रहेगा और 1 से 1.5% कमी आ सकती है। तो गवर्नमेंट ने ज़रा कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन किया है अगले साल के लिए, इसलिए कि कोरोना अभी तक पीक नहीं हुआ है, और आने वाले महीनों में अगर इसमें पीक आता है तो उससे हमारी माशी हालात पर और बुरा असर पड़ने का खतरा है। लिहाजा ये कहना कि हम -0.4 से पॉजिटिव 2.4 पे चले जाएंगे अगले साल, यह नामुनासिब है। सर आगे बढ़ते हैं, अनवर काशिफ भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे बात करना चाहेंगे। टैक्सेशन के हवाले से 5.5 ट्रिलियन का टारगेट हम लेकर चले थे पिछले साल, और इंतहाई खुशकुन आदाद-ओ-शुमार थे। उस वक्त भी आपने फरमाया था कि ये नामुमकिनात में से है, और हमें ये बताया गया कल कि हमारा जो टारगेट है, इस मतलब जो अचीवमेंट है वो 3.9 ट्रिलियन। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये भी अगर हो जाए तो बड़ा शुक्र अदा किया जाएगा इसके ऊपर, फिर आगे का जो अगले साल का हदफ है वो भी एक नामुमकिनात में से होगा। क्यों हम इतने ख्वाहिशात के ऊपर चल रहे हैं, और आप क्या समझते हैं कि 3.9 ट्रिलियन का टारगेट हम कर पाएंगे? ये भी जो फिगर्स आएंगे आपके सामने डॉक्टर साहब। देखिए, गुंजाइश ये है कि शायद कुछ इससे भी थोड़ा कम हो, 50 अरब के लगभग कम हो सकता है, 3,850, तकरीबन एग्जैक्टली वही लेवल जो पिछले साल था। तो कोई इजाफा नहीं हुआ, और आप ये देख रही है कि आपका टारगेट आगाज में 5,555 अरब था, तो शॉर्टफॉल तकरीबन आपका 1,700 अरब का शॉर्टफॉल है। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। कल हफीज शेख साहब ने एक बात एडमिट की है कि जो रिवीजन हुआ था जीडीपी का लास्ट ईयर, उन्होंने कहा कि ये हमारा डेटा सही नहीं था। तो ये बहुत बड़ा एडमिशन नहीं है उनके पार्ट पे? जी, होता ये है कि आम तौर पे जो साल का एस्टिमेट प्रोविजनल किया जाता है वो 9 मंथ के आदाद शुमार पर किया जाता है, यानी कि जुलाई से मार्च तक। और अगर मार्च के महीने में कोई खास तब्दीली आना शुरू हो जाए, जिस तरह पिछले साल भी हुआ और इस साल तो बहुत ज्यादा होगा, तो उसके नतीजे में फाइनल एस्टिमेट और प्रोविजनल एस्टिमेट में फर्क तो आता है, मगर इतना बड़ा फर्क
बहुत कम सालों में आया है जी। और इस बात को हमें देखना है कि क्यों पहले आगाज में 3.3% बताया गया था जबकि उसके कम होने का खतरा था। जी हाँ। तो इस साल भी आपने आगाज किया 2.4% से, हो सकता है ये मुश्किल से 0% हो या इस साल भी आने वाले साल भी मनफी हो सकता है। अब डॉक्टर साहब जो आपने फरमाया मुश्किल से या लगभग उन्हीं लेवल्स पे 3,850 अरब के हमारे कलेक्शन जो है रेवेन्यू कलेक्शन मुमकिन है और जो एग्जैक्ट ऑलमोस्ट वही लेवल है जो पिछले साल था। तो बीच में इतनी जो तमाम तर रिफॉर्म्स की और इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की ये सारी चीजें जो हमने की कोशिशें की, वो कोशिशें कहां गई, जबकि कहा जा रहा है कि प्री कोरोना जो है हमारा डोमेस्टिक टैक्स कलेक्शन जो है तकरीबन 14-15% की ग्रोथ उसमें देखी गई थी और ये एक अच्छी साइन है। तो अब हम कहां पर खड़े हैं और आफ्टर कोरोना तो फिर मजीद सूरत-ए-हाल इस वक्त बेहतर नहीं है। अभी तो हम अंदाजा ही नहीं कर पाए कि इसके नुकसान कितने होंगे। देखिए, आप इस तरह एस्टिमेशन करें कि पहले तकरीबन 8 महीने में 17% आपका रेवेन्यू में इजाफा था, जो अच्छा इजाफा था, मगर टारगेट से अभी भी ये बहुत कम था। जब टारगेट आपने कम किया तो 31% पे आप आ गए, तो शॉर्टफॉल आपका 500 से 600 अरब का हो चुका था। उसके बाद में जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, हमारा अंदाजा है कि थोड़ा उससे भी ज्यादा है कि 800 अरब का रेवेन्यू लॉस हुआ है मार्च के बाद से। तो अब आप ये देखिए कि ये जो शॉर्टफॉल है इसके नतीजे में आपका जो डेफिसिट है वो बहुत बढ़ गया होगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्त यानी कि अगले कुछ घंटों में हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि आखिरी फिगर क्या है। कुछ अंदाजा ये है कि ये 9.4% होगा जीडीपी का और तकरीबन 4,000 अरब के लेवल तक जा चुका होगा, जो कि तारीख का सबसे बड़ा खसारा है हमने देखा। पिछले साल भी रिकॉर्ड था, इस साल भी उससे भी आगे हम जा चुके हैं। और अभी जो टारगेट आइंदा माली साल के लिए कुछ फिगर्स आपके सामने भी आए होंगे, 4.95 ट्रिलियन का टारगेट मुकर्रर किया जाना है। सर, क्या मुमकिन होगा? इसके माने यह है कि 26% इजाफा उस साल में जब कोरोना का इम्पैक्ट जारी है। जी और ज्यादा से ज्यादा अगर हम हुकूमत के एस्टिमेट भी ले लें तो आपके शरह नमू जो है वो 2.4% मुश्किल से होगी। तो ये मुझे बताइए कि एक मेरा शागिर्द भी ये सवाल कर सकता है कि जब इकोनॉमी में 2.4% और उसमें अफरात-ए-ज़र अब 4.5% गवर्नमेंट कह रही है, तो 9% जब इकोनॉमी में इजाफा हो रहा है तो रेवेन्यूज में 26% कैसे होगा? खास तौर पे जब हमारे फाइनेंस एडवाइजर ने कहा है कि इस साल नो न्यू टैक्सेस। यस, लेकिन डॉक्टर तो ये हमेशा आप 26% किस तरह हासिल करेंगे? लेकिन ये हमेशा विदाउट न्यू टैक्सेस ओवर प्रोजेक्टेड हम करते हैं टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन को, हमेशा कभी भी ये नहीं कर पाते हम लोग। मगर इतना फर्क नहीं होता था पहले। ठीक है। अब ये फर्क जो है पिछले साल तो आपने देखा कि अनबिलीवेबल फर्क आया है तकरीबन 1700 अरब का, और अगर ये फिगर 4.95 ट्रिलियन पे कायम है और अभी पता चल जाएगा अगले कुछ घंटों में जी, तो शॉर्टफॉल तकरीबन 700 अरब का हो सकता है। डॉक्टर साहब, कुछ पॉइंट्स हैं सर जो हम तक पहुंचे। पहला ये कि एफबीआर की टैक्स वसूलियों का अदब जो आपने बताया अभी इस वक्त 4,950, फिर आईएमएफ का तमाम शोबों पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने पर जोर। मैं चाहूंगा जरा आप इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। फिर अगेन जो वो इसाकदार साहब एक चीज देके चले गए इस मुल्क में फाइलर और नॉन फाइलर वाली चीज, वो इसी उसके कंटिन्यूशन अभी भी हम देख रहे हैं कि नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह में इजाफे का फैसला, नॉन फाइलर्स के लिए इनकम टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया जाएगा, नॉन फाइलर्स जीएसटी की शरह भी 17% से बढ़ाने की तजवीज। ये सारी चीजें, ये डिस्क्रिमिनेशन, चाहे आप एक दफा क्यों नहीं कोशिश करते कि हम ये मसला ही खत्म करें, क्योंकि इससे होता यह है कि लोग जो हैं वो ज्यादा देने की रविश उनमें ज्यादा होती है बनिस्बत इसके कि वो इस सिस्टम के अंदर आ जाएं और आपके टैक्स बेस बढ़े। डॉक्टर साहब, सवाल यह है
कि क्या हमारा टैक्स के निज़ाम इंसाफ पे मुनहसर है। अगर आपका नॉन फाइलर वाकई एक ऐसा शख्स हो जिसकी आमदनी एग्जेम्पशन लिमिट जो कि 6 लाख रुपए है उससे कम हो, तो ना तो सिर्फ उससे आप टैक्स ले रहे हैं जो कि नहीं लेना चाहिए इनकम टैक्स, बट उससे आप तकरीबन 1.5 से 2 गुना टैक्स ले रहे हैं। तो कम से कम आप छोटे लोगों का भी तो सोचें। आप इसको अगर कन्वर्ट करें फिक्स टैक्स से, इसको आप एडवांस टैक्स की रजीम में ले जाएं, ताकि जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं जिनको 2 गुना देना पड़ रहा है, अब वो फाइल करके पैसा वापस ले लें। और जो वाकई इवेडर्स हैं वो अगर कुछ पैसा वापस चाहते हैं तो रिटर्न फाइल करें। तो ये रजीम हैज टू बी फेयर, इक्विटेबल, और इसको फिक्स टैक्स से एडवांस टैक्स की रजीम में लाएं ताकि सबको इंसेंटिव हो, और आपका रिफंड सिस्टम थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थ्रू द कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए। इट शुड बी मोर ऑन। यहाँ पे तो लोग रिटर्न फाइल करना नहीं चाहते, निजाम को आगे ले जाएं। लोग रिटर्न फाइल करना नहीं चाहते। अगर नहीं चाहते हैं तो ठीक है, तो ठीक है, आप एडवांस टैक्स दे के बैठ जाएं, मगर हम पता करेंगे फिर कि एडवांस टैक्स किसने दिया है, उसको फॉलो अप करें। ठीक है, इसमें तो कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। 4 साल से ये फॉलो अप हो नहीं रहा है। 4 साल से ये फॉलो अप हो नहीं रहा है। 4 साल से ये रजीम चल रही है। क्या बात यह है कि रजीम इसलिए चल रही है कि कुछ अगर आप मुनासिब समझें तो इसमें कुछ टैक्स शेयरिंग का निज़ाम है। इससे ज्यादा क्या कहना जरूरी है, आप समझ गए होंगे। सर मैं इससे आगे कहना नहीं चाहता। सर ऐसा क्यों नहीं होता, सर ऐसा क्यों नहीं होता कि इस मुल्क में जो बात की जा रही थी टैक्स एग्जम्पशन के हवाले से, तमाम काबिल टैक्स आमदन जो है उसके ऊपर टैक्स वसूल किया जाए। सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के हवाले से आप बात करें, फिर हमेशा आज भी लगभग हम शायद हो सकता है यही तकरीर सुने कि FBI ने 7-7.5 लाख ऐसे लोगों को का सुराग लगा लिया, आइडेंटिफाई कर लिया जिनका लाइफ स्टाइल उनकी अर्निंग से मैच नहीं कर रहा, उनको नोटिस भेजे जाएंगे। हर साल हम ये कॉपी पेस्ट जो है वो चीजें सुनते आए हैं पाकिस्तान में, और आवाम जो है वो 17% जी रही है इतना महंगा। ऐसा अगर मैं 2-3 तरजीहात आपसे जानना चाहूं जो इनकलाबी तौर पे जिस पे टैक्स रेट कम करके टैक्स बेस को बढ़ाने की बात हो, तो सर आप क्या रहनुमाई करेंगे डॉक्टर साहब? सबसे अहम यह है कि हम एक नेशनल सेल्स टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज की तरफ जाएं, जो बड़ी मेहनत के बाद हमारा जो नेबर है वो हासिल किया है उन्होंने स्टेट्स और यूनियन में। आप अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू एडेड टैक्स ले आते हैं जिसमें रेट जो है वो एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में तब्दील नहीं होता और आपस में कंपटीशन पैदा हो जाती है। इस वक्त सिंध 13 पे है, पंजाब 16 पे है, और रेट्स कम किए जा रहे हैं ताकि टैक्स बेस दूसरी तरफ चले जाए। ये सब गलत पॉलिसीज हैं। आप एक नेशन वाइड कॉम्प्रिहेंसिव सेल्स टैक्स ले आए, उसका जो शरह है उसको आप 15% करें, और गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू आउट द कंट्री पर 15% हो, एक रिटर्न फाइल हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे तकरीबन 400 से 500 अरब का इजाफा हो सकता है, इसलिए कि इवेजन पकड़ने में इससे बड़ी सहूलत होगी। दूसरी तरफ रेट्स को तब्दीली किए बगैर हमारा इनकम टैक्स निज़ाम भी बड़ा अजीब सा निज़ाम है। हम मुख्तलिफ जो आपके आमदनी है उसको हम मुख्तलिफ टैक्स करते हैं, यानी कि हम कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को टैक्स नहीं करते। आपको अगर इंटरेस्ट इनकम मिला 10% दे दीजिए, डिविडेंड्स हुए तो 10 से 15% दे दीजिए, आपके सेविंग सर्टिफिकेट पे इनकम हुई तो 10% दे दीजिए, अलग-अलग। हमें इन सब को एडवांस टैक्स में कलेक्ट करना चाहिए और एक कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टैक्स रिजीम की तरफ जाए, ताकि जो बड़ा टैक्स पेयर है जिसकी मार्जिनल रेट 25% है वो 10% देकर निकल ना जाए। ये एक इंसाफ का निजाम है। और पता नहीं क्यों पिछले सालों इसको एडवांस से फिक्स टैक्स कर दिया ताकि सबसे अमीर तबका पाकिस्तान को उनको सबसे ज्यादा फायदा हो। अब 1% आपके डिपॉजिटर्स हैं बैंकिंग सिस्टम में जो 60% से ज्यादा डिपॉजिट उनके हाथ में है। सबसे अमीर लोग पाकिस्तान के वो 10% दे रहे हैं सिर्फ।
अपनी इनकम पर, जबकि उनका रेट, मार्जिनल रेट 25%, 15% कम से कम तो होगा। तो देखिए, ये चीजें आपको इसलिए भी करना चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के बारे में बहुत जिक्र कर चुका हूं। ये हमारे जो जमींदार तबका है वो आपने देखा होगा कि किस हद तक उनमें एक तरह से अच्छा पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है। तो अगर आपको निजाम को आगे बढ़ाना है तो जो हमारा टैक्स सिस्टम पर कब्जा किया हुआ है, उस कब्जे को अब प्राइम मिनिस्टर साहब जो हर वक्त बात करते रहते हैं कार्टेल्स और मोनोपोलीज की, यहां भी बड़े कार्टेल्स और मोनोपोलीज मौजूद हैं, उनको आप तोड़ें, रेवेन्यूज में इजाफा होगा। सर, इस सिस्टम को तोड़ने के लिए शब्बर जैदी साहब जो है वो प्राइवेट सेक्टर से आए थे और उनके आने का मकसद ही यही था, जो उन्होंने बताया कि वो टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी के दरमियान जो एक अदम फुकदान है, एक ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको कम करेंगे और उसके बाद वो ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेशन की तरफ आएंगे। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, ये सिस्टम उनको या ये सब शब्बर साहब जो है सिस्टम में फिट क्यों नहीं हो पाए? ये निजाम हमारा इस हद तक गला सड़ा हुआ है कि ये ऐसी कोई तब्दीली इस्लाहात के नाम पे कुछ करना ही नहीं चाहता। डॉक्टर साहब देखिए, एफबीआर जो है वो एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, पॉलिसी मेकिंग एजेंसी नहीं है। पॉलिसी मेकिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक रेवेन्यू डिवीजन मौजूद है और इतने बड़े बड़े डिसीजंस जिससे आपके खास तौर पे अमीर तबका है, जिस तरह जमींदार हैं, उनको टैक्स करने के लिए आपको पूरी हुकूमत की ताकत चाहिए। प्राइवेट सेक्टर से चेयरमैन आया था, सपोर्ट चाहिए। सर, प्राइवेट सेक्टर से चेयरमैन आया था, आपके ख्याल में ये सही डिसीजन था या नहीं? देखिए, हमारे जमाने में भी जब मैं वजीर था, हमने भी उस वक्त एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया था। एक प्राइवेट सेक्टर से एक बैंकर को ले आए थे जी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो एफबीआर का स्ट्रक्चर है, चेयरमैन के नीचे जो मेंबरान वगैरह हैं वो बहुत ताकतवर लोग होते हैं और वो चेयरमैन को आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक। और चेयरमैन को पूरी सपोर्ट चाहिए होती है अपने मिनिस्टर से या आपके जो सेक्रेटरी है रेवेन्यू डिवीजन के। तो ये जो ऐसा शॉर्टफॉल आया रेवेन्यू कलेक्शन में, क्या ये वजह हो सकती है कि जो आपने ये जो एक एक्सरसाइज की थी बाहर से चेयरमैन लाने के, इसकी वजह से जो एफबीआर की दूसरी टीम थी उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया? और सर दूसरा इसमें ऐड कर लीजिएगा, जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे, क्योंकि खान साहब का शुरू से वो ये कहते चले आए थे कि उनकी परफॉर्मेंस जो है, ब्यूरोक्रेसी जो है उस तरीके से उनको रिस्पांस नहीं कर रही, लेकिन बाद में ये डेफिसिट देखा कि उसको काफी हद तक कम भी करने की कोशिश की। तो इस वक्त पीटीआई हुकूमत को वो रिस्पॉन्स ब्यूरोक्रेसी से शायद नहीं मिल पा रहा है। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है डॉक्टर साहब? इनकम टैक्स के निजाम की एक खसूसियत है और वो ये कि तकरीबन 70 से ज्यादा फीसद रेवेन्यू आपको विद होल्डिंग टैक्स रजीम से मिलते हैं जी। जिसमें एफबीआर के अफसरान का कोई ताल्लुक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो चेक कर सकते हैं, मगर एक ऑटोमेटिक एट सोर्स डिडक्शंस हैं जो बैंक करते हैं, जो आपके मुख्तलिफ इदारे करते हैं, टेलीकॉम कंपनीज करती हैं, फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज करती हैं। ये सब एक बिल्कुल जिसे कहता है टैक्स का कलेक्शन का निजाम फैला हुआ है। ब्यूरोक्रेसी का रोल इस मामले में कम है, अलबत्ता ब्यूरोक्रेसी का रोल कस्टम्स के कलेक्शन में बहुत ज्यादा है और वहां भी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत पावरफुल एविडेंस मौजूद है कि बहुत से आइटम्स में काफी हद तक अंडर इनवॉइसिंग हो रही है पाकिस्तान में और इसको हमें कंट्रोल करना है। जब मैं वजीर था तो उस जमाने में मैं एक नया रजीम लाया था जिसका नाम था इंटरनेशनल ट्रेड प्राइसेस। हम सारी दुनिया भर से डेटा कलेक्ट करके प्राइसेस सेट करते थे मेजर कमोडिटीज के, ताकि उसमें अंडर इनवॉइसिंग ना हो। आज पोजीशन ये कि अंडर इनवॉइसिंग हो रही है। दूसरी तरफ जब आपने रेगुलेटरी ड्यूटीज को बहुत बढ़ा दिया तो स्मगलिंग बेतहाशा होती रही है और कस्टम्स और कोस्ट गार्ड्स वगैरह इसको रोकने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो ये इस तरह की चीजें जो हैं इनको ठीक करना बहुत जरूरी है। ठीक, आपका टैक्स जो है वो
बिल्कुल टैक्स टू जीडीपी रेशियो 11% पे आकर गिर चुका है, अगर आप दोनों को मिला लें, फेडरल और प्रोविंशियल। ठीक है सर। सर आपने कंपाइल किया ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान एजेंडा फॉर रिफॉर्म्स, उसमें एग्रीकल्चर शोबे की तरफ में आऊंगा, उसकी परफॉर्मेंस पे एक छोटे से कॉल है। ब्रेक के बाद डॉक्टर हफीज पाशा साहब हम हमारे साथ मौजूद हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या परफॉर्मेंस है ये हम डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करें, इस वक्त पाकिस्तान में अगर किसी चीज ने हमें सपोर्ट किया पिछले 365 दिन में, दैट इज एग्रीकल्चर 2.67% ग्रोथ। इसका एक कंपैरेटिव ग्रोथ जो चार्ट है वो भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। ये डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा कि लास्ट ईयर 0.8685% थी, उसके बाद 2.67% की हमने ग्रोथ देखी। इस ग्रोथ में ऐसा कितना अच्छा क्या हमने परफॉर्म किया और आगे चल के गोइंग फॉरवर्ड जो आपका लोकस्ट अटैक वगैरह है ये हमें कितना प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि अब बात की जा रही है खुदा ना खास्ता हमें कोई फूड सिक्योरिटी जो है वो स्टेक के ऊपर ना लग जाए। डॉक्टर साहब, बहुत अहम सवाल है और मुझे फिर कहना पड़ता है कि ये जो शर नमू हमारे जो ज़हरी शोबा है जो बताया गया है वो कुछ ज़्यादा है। और उसकी क्या वजह है? एक वजह ये है कि आपने मेजर क्रॉप्स में तकरीबन 2.5% का इजाफा बताया है, मगर आप ये सोचिए कि आपके फर्टिलाइज़र का जो इस्तेमाल है वो मुश्किल से 1.5 से 2% बढ़ा है पिछले साल, और उसमें इम्बैलेंस पड़ गई है। आपके जो फॉस्फेट्स और पोटेशियम वगैरह का जो इस्तेमाल है वो कम हो रहा है, इसलिए कि कीमतों में बहुत इजाफा हो चुका है, तो इनपुट कुछ कम है। दूसरी तरफ आप मुझे ये बताइए कि आपने जो हम अदर क्रॉप्स कहते हैं, जो एक ज़माने में हम माइनर क्रॉप्स कहा करते थे, वो भी एक काफ़ी बड़ा शोबा बन चुका है। उसमें ज़्यादातर सब्जियां और फल हैं और कुछ ऑयल सीड्स वगैरह। ये बताइए कि पिछले साल इसमें अगर 4.5% के लगभग ग्रोथ बताई गई है, उस साल जब आपके सब्जी मुख्तलिफ टमाटर, आलू वगैरह और फिर दूसरे चीज़ों पर जिसे हम पेरिशेबल आइटम्स कहते हैं, उसमें बेतहाशा अफरातज़र नजर आया है। जनवरी में यह 25 से 30% तक पहुंच चुका था, अब कुछ कम है 15% तक। तो क्या इतने बड़े प्रोडक्शन के इजाफे के बाद कीमतों में इतना इजाफा हो सकता है? तो अंदाजा इस बात का है कि शायद इसको भी बड़ा चढ़ा के दिखाया गया है। लेकिन सर बुनियादी तौर पर यह आदाद शुमार एफबीएस देता है, फेडरल बोर्ड ऑफ स्टेटिस्टिक देता है। इससे पहले भी आप फरमा चुके हैं कि पहले बहुत प्रेशर होता था इसके ऊपर वजारत खजाना का, और इस गवर्नमेंट ने अब आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री से निकाल के इसको प्लानिंग मिनिस्ट्री के अंदर, प्लानिंग कमीशन के अंदर दिया है, तो वहां पर चीजें बेहतर हुई हैं। ये आदाद शुमार क्या उनके नहीं बेहतर हुई हैं? नहीं, मैं अब आपको वजह बता दूं जी। वजह यह है कि ये सेक्टर ऐसा है जिससे आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी है उन पे रिलाई करना पड़ता है। पीबीएस डायरेक्टली कोई सर्वे वगैरह तो नहीं करता, खास तौर पे माइनर क्रॉप्स का, अदर क्रॉप्स का, पेरिशेबल आइटम्स का। तो ये एस्टिमेट्स होते हैं। अब आप देखिए कि मिल्क का भी एस्टिमेट है। इस तरह मिल्क तो बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, हमारी इकोनॉमी का तकरीबन एक सबसे बड़ा प्रोडक्ट है आपके गंदम के बाद। तो ये एस्टिमेट्स बड़े कैजुअल होते हैं और हम ये देखते हैं कि क्या जब प्रोडक्शन में अच्छा इजाफा हुआ है तो क्या कीमतों में कमी आई है या इजाफा कम है। मगर इस साल तो इजाफा बेतहाशा है पेरिशेबल आइटम्स में। तो यानी कि आपके वेजिटेबल्स खास तौर पे उनकी प्रोडक्शन में कमी आई थी। लेकिन एग्रीकल्चर पे सर टैक्स तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ले जाती है जी, मगर वो ना होने के बराबर। आपको खुशी होगी सुन के कि सारे मुल्क से जो हमारा सेक्टर 8,000 अरब का सेक्टर इनकम टैक्स खींच खांच के 2 अरब देता है। सही।
बाकी जो हमारी इकोनॉमी है उससे 1450 अरब हासिल करते हैं आप, और जो एग्रीकल्चरल या जरी शोबा है 8000 अरब से 2 अरब हासिल करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये डॉक्यूमेंटेशन का कहना चाहूँ, डॉक्यूमेंटेशन का बहुत बड़ा मतलब गैप नजर आता है और डिस्क्लोजर का बहुत बड़ा गैप नजर आता है। जी ने डिस्क्लोजर नहीं है। टैक्स रेट्स आप उठा के देखें तो वो इनकम के 1% है। अब मैं इससे ज्यादा आपसे क्या कहूं। सर लोकस के बाद क्या होगा? 1997 में ले आया था। मेरी बात सुनिए आप। जी सर। 1997 में ये लॉ में बड़े मुश्किल से ले आया था और अल्लाह का फजल है कि मुशर्रफ साहब के दौर में ये कायम रहा, मगर उस 2001 में काफी चेंजेस आई गई, मगर उसमें टैक्स रेट्स इस हद तक कम रखे गए हैं कि ना होने के बराबर हैं। और आप ये सोचिए कि जो आपका अमीर तबका है आपके जरी शोबे में 1% जमींदार या काश्तकार मुल्क के 23% जमीन उनके हाथ में है, क्या उन्हें टैक्स नहीं देना चाहिए? आप इस सवाल का आप जवाब दें। बिल्कुल देना चाहिए सर, टैक्स तो बिल्कुल देना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और ये तो हमने पहले भी कहा कि हर काबिले टैक्स आमदन के ऊपर टैक्स वसूल किया जाए। सर लोकस के बाद क्या देख रहे हैं डॉक्टर साहब? अब ये जो फूड सिक्योरिटी वाली जो मैंने बात की थी, मैं आ रहा हूं लोकस पे मैं बात कर रहा हूं। देखिए आपने ये कहा है कि हम गंदम का प्रोडक्शन इस साल 2.5% बढ़ा लेंगे। आप ये देखिए कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि प्रोडक्शन में इजाफा, दूसरी तरफ प्रोक्योरमेंट टारगेट्स मीट नहीं हो रहे हैं। चलें उसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की दिक्कत होगी, मगर इससे कुछ अंदाजा ये भी हो रहा है कि शायद जो लोकस्ट हैं उनके अटैक से मुख्तलिफ क्रॉप्स पर असर हो रहा है। और अब जो क्रॉप्स इनिशियल स्टेज में हैं, आने वाले महीनों में आप उनकी पैदावार में कमी देख सकते हैं। ये एक मेजर फैक्टर है। इसके नतीजे में मेरा तो अंदाज़ा ये है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर की ग्रोथ रेट पर इसका आधे से 1.5 to 3/4 परसेंटेज पॉइंट की कमी आ सकती है। आधे से 0.25% जो है इसके ऊपर कमी आ सकती है। डॉक्टर साहब सिर्फ 3 मिनट आपके और चाहेंगे, और उसमें 2 चीजें हैं। पहले तो हमारी ये रहनुमाई कर दें कि कल से और इससे पहले से भी हम मुस्तकिल एक फिक्रा सुनते हुए आ रहे हैं कि हुकूमत ने मरकजी बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया। जरा रहनुमाई कर दीजिएगा, क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज में है कि जब आप IMF प्रोग्राम के अंदर होते हैं तो सबसे पहली शर्त ही उनकी ये होती है कि आप नोट नहीं छापेंगे, करेंसी नहीं छापेंगे इन्फ्लेशन की वजह से। तो क्या ये क्रेडिट की बात है या हमारे ऊपर एक पाबंदी है डॉक्टर साहब? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, या आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से खास तौर पे पूछना चाहता हूं कि आप हमें ये बताइए कि ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या चीज होती है? क्या ये नहीं है कि आप दबे दबे टेबल के नीचे स्टेट बैंक चुपचाप से कमर्शियल बैंक्स को पैसे देता है, लोन देता है ताकि वो गवर्नमेंट का बॉन्ड और ट्रेजरी बिल खरीदे? तो ये एक इनडायरेक्ट मैकेनिज्म है। और मुझे आप इस सवाल का भी जवाब दिलवाइएगा स्टेट बैंक से कि क्या वजह है कि इस साल मनी सप्लाई में बेतहाशा इजाफा है, 14% इजाफा। पिछले साल इसी वक्त मुश्किल से 7% इजाफा हुआ था। और ये जो मैसिव बोरोइंग गवर्नमेंट कर रही है बैंकों से, तो क्या इसके नतीजे में आप मुझे ये बताइए कि आपके करेंसी इन सर्कुलेशन और डिपॉजिट्स, खास तौर पे करेंसी इन सर्कुलेशन, मैं पूरी कर लूं? जी सर प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बात पूरी कर लूं। बात यह है कि यह कहना कि स्टेट बैंक से पैसे आप नहीं ले रहे, आप बैकडोर मेथड से बैंक लेते हैं और उससे खरीदते हैं बॉन्ड्स। तो इन इफेक्ट इट्स द सेम थिंग एट द एंड ऑफ द डे। सर ये इन्फ्लेशन भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि सिंगल डिजिट में, तो आप क्या समझते हैं इस तरह ऐसे ही रहेगी सूरत हाल? देखिए हमारा पहले अंदाजा था कि अल्लाह के फजल से इन्फ्लेशन में यकीनन कमी आएगी। ठीक है। और ये इस पे मुनस्सिर था कि जब
हुकूमत ने बहुत ही मुनासिब पॉलिसीज के तहत तेल की कीमत में तकरीबन 30 से 40% कमी कर दी। तो हमारा सबका ख्याल ये था कि ट्रांसपोर्टर भी अपने जो चार्जेस होते हैं फ्रेट के, ट्रांसपोर्टेशन के, वो उसी तरह से मुनासिब तरीके से कम करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ ना सिर्फ तेल की वजह से कीमतें कम नहीं हुई, बट तेल ही नहीं मिल रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो फेवरेबल इम्पैक्ट हम कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस पे काफी नाराजगी दिखाई है कि क्या वजह है कि हमने पेट्रोल और डीजल की प्राइस 30-40% कम की और उसका कोई असर कीमतों पर नहीं पड़ा, खाने पीने की अशिया पर, जबकि फ्रेट चार्जेस कम हो जाने चाहिए थे। दूसरी तरफ मैं और फैक्टर्स बताऊं, अब तो यह हो रहा है कि तेल की कीमत 25 से $40 फी बैरल जा चुकी है, तो आने वाले दिनों में 10 से 15 रुपए आपको फिर से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। दूसरी तरफ जब आपकी करेंसी में इतने तेजी से इजाफा हो रहा है, तो ये जिसे कहते हैं पैसा भाग रहा है चीजों के पीछे, इससे अफरात-ए-ज़र में इजाफा हो सकता है। और तीसरी तरफ जो सबसे खतरनाक फैक्टर है वो ये कि रुपए की कदर में कमी आना शुरू हो गई है। पिछले 2-3 हफ्ते में 3% गिरा है। ठीक है। और आप ये देखिए कि 2 हफ्ते में आपके रिजर्व्स $2 अरब से गिरे हैं। ये तारीख का एक लिहाज से सबसे बड़ा गिरावट है। ठीक है डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें रहनुमाई कर रहे थे मईशत के जो सेक्टर्स हैं उसमें जो परफॉर्मेंस रही और जितनी ब्लीक पिक्चर इस वक्त मौजूद है, स्पेशली आदाद शुमार के हद से डॉक्टर साहब ने उनको जो है उनकी तस्वीर भी की। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ट्रांसमिशन हमारी जारी है। माई सेल्फ इमरान सुल्तान और अनवर काशिफ मुमताज जो है रात 8 बजे तक आपकी खिदमत में मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद, हेडलाइंस ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। अनवर काशिफ मुमताज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर सिंध और साबिक चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद जुबैर साहब ने, और साथ ही साथ डॉक्टर नादिया फारूक माहिर माशियात भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और हमें डॉक्टर इकरामुल हक भी ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर नादिया फारूक से मैं पहले उनकी तरफ आना चाहूँगा। डॉक्टर साहबा, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो लास्ट आपके एग्रीकल्चर ग्रोथ के अलावा, एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा बाकी आपका चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, आपका LSM ग्रोथ हो, या आप सर्विसेज सेक्टर में चले जाइए, या आप और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में चले जाइए, बहुत स्टीप डिक्लाइन इस वक्त देखा गया। और कल अगर आपने सुना हो कि इससे पहले जो माली साल के कोविड से पहले जो है हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और कोविड के बाद जो है वो सारा धड़न तख्ता हो गया मईशत का। किस हद तक आप इसको जस्टिफाई कर सकती हैं इस स्टेटमेंट के गवर्नमेंट के? दूसरी चीज ये कि डॉक्टर हफीज पाशा से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि ये जो नंबर्स चाहे वो GDP ग्रोथ के हों जो 0.4% नेगेटिव इस वक्त शो कर रही है, वो भी तकरीबन 1 से 1.5% नेगेटिव है, बल्कि वो तो 1.5 से 2% नेगेटिव की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से एग्रीकल्चर के हवाले से भी कह रहे हैं जो पॉजिटिव जरूर है लेकिन उतनी नहीं है। आदाद शुमार यहां पे भी फच किए गए। डॉक्टर नादिया, आपका पहला सवाल का पहला हिस्सा तो नहीं सुन पाई इंटरप्शन की वजह से, लेकिन मेरे ख्याल से आप डेटा फजिंग की बात पूछ रहे हैं शायद, या कम अज कम ओवर एस्टिमेटेड एंड अंडर एस्टिमेटेड। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं डेटा फजिंग के हवाले से, शायद ओवर एस्टिमेटेड या अंडर एस्टिमेटेड। जी सही है अनवर, सही है, मतलब प्रोजेक्शन जो है वो बस तो हौला हाथ रखना चाहिए। जी 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 जी। अच्छा, इसमें ऐसा है कि देखें, हम अगर देखें जो डाउनवर्ड ट्रेंड आया वो 3.3% से एकदम से 1.9 पे आया। और कल मैं सुन रही थी अपने हफीज़ शेख साहब को, और वो भी कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाए इसके ऊपर कि फेडरल बोर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो इसको किस तरह से देख रहा है और क्या मेथडोलॉजी यूज़ की जा रही है कि इतना बड़ा। एक्चुअली हमें हमेशा 9 मंथ के डेटा पे हमारी GDP ग्रोथ का नंबर आ जाता है, जैसे अभी का आया हुआ है जो नेक्स्ट पॉइंट से हम नीचे आ गए और बहुत ज़्यादा नीचे आ गए। दूसरी बात यह है जो आपने अभी एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की,
कि वो पॉजिटिव है और आगे जो हमने टारगेट रखा हुआ है वो भी काफी अच्छा और बड़ा टारगेट रखा हुआ है एग्रीकल्चर का। लेकिन हम भूल रहे हैं कि एक तरफ तो पेंडेमिक है ही है, लेकिन दूसरी साइड पे जो लोकस्ट है उसका इम्पैक्ट भी कुछ कम नहीं है, वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर पे अच्छा खासा इम्पैक्ट है। तो उसका जो नंबर है उसको भी रिवाइज होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो डेटा है जब तक वो क्वार्टरली नहीं होगा तब तक हमारे पास कोई सही एस्टिमेट्स आ नहीं पाएंगे। जब क्वार्टरली डॉक्टर नादिया इस वक्त मोहम्मद जुबैर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। थोड़ी देर पहले हफीज पाशा साहब से, डॉक्टर पाशा से हमारी बात हो रही थी। उनका कहना यह था कि इस वक्त जो आपकी ग्रोथ, जो जीडीपी ग्रोथ इस वक्त हमें दिखाई गई है, बताई गई है कल नेगेटिव 0.4%, इनफैक्ट वो 1.5 से 2% नेगेटिव है। साथ ही साथ जो पॉजिटिव पिक्चर आपकी एग्रीकल्चर की दिखाई है प्लस 2.67%, वो उतनी ज्यादा नहीं है। अगेन एक सवाल उठ रहा है यहाँ पे उन आदाद शुमार का जो कल कौम के सामने रखे गए। मोहम्मद जुबैर साहब, आप मुतमईन है कि आप इत्तेफाक करेंगे कि यहाँ पे आदाद शुमार जो है कहीं पे ओवर एस्टिमेटेड है, कहीं पे अंडर एस्टिमेटेड है? मेरा ख्याल है एक जो बहुत बड़ी मिस्टेक थी हफीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस खासतौर पर कि वो लोग सुनते हैं और उससे एक तासुर बनता है। वो फिगर्स जो बता रहे थे वो ऐसे बता रहे थे ये फुल एंड फाइनल फिगर्स हैं। मेरा ख्याल है उनको बार बार ये कहना चाहिए था, और खास तौर पर जब कोविड की वजह से वो एक सिचुएशन को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तो फिस्कल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, और फिर इस हुकूमत के हवाले से तो ज्यादा कंसर्न इस वजह से दिया है कि आपको पता है कि पिछले साल जो जब इकोनॉमिक सर्वे आया और फिर 11 महीने तक एक ग्रोथ रेट बताया गया कि वो 3.3% या 3% था, और सडनली मई में पिछले महीने जाके बताया कि नहीं, पिछले साल का जो ग्रोथ रेट था पिछले फिस्कल ईयर जो जून में खत्म हुआ था वो 1.9% था। सो जब इतना बड़ा गैप आपके एस्टिमेट में और रियलिटी में हो, तो यू शुड बी फोर वार्निंग द पीपल कि ये इसको। अब जाहिर सी बात है, मैं तो खुद भी हफीज पाशा साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ये -0.4 नहीं होगा, इट विल बी बिगर देन दिस। अब उसमें बहुत सी चीजें हैं तखमीना वगैरह लगाने के हवाले से कि जून तक, और आपको मैं ये भी स्टोरी याद दिलाता हूँ इमरान कि पिछले साल जून 10 को बजट पेश हुआ था, और जिस दिन बजट पेश हुआ था तो उस दिन ये कहा गया था कि हमारा फिस्कल डेफिसिट जो जून 30 को खत्म होने वाला साल था 20 दिन के बाद, वो 7.1% होगा। और जून 30 जब खत्म हुआ तो बताया गया कि 8.9% था। 800 बिलियन रुपीस के अखराजात थे जिसको इंक्लूड नहीं किया गया था, और एक्चुअल जो पोस्ट किया गया फिस्कल डेफिसिट 8.9%। लेकिन ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, ये जो डेटा है, ये हमेशा पाकिस्तान में जब भी कोई भी हुकूमत रही हो, ये हमेशा रिलायबल नहीं रहा, हमेशा इसमें वेरिएशन आता है। तो इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? देखिए, एक तो वेरिएशन होने का बिल्कुल सेंस बनता है, एक तो सेंस बनता है क्योंकि आप बात कर रहे हैं फिस्कल ईयर की जो कि खत्म ही नहीं हुआ अभी तक, तो उस हद तक तो बिल्कुल सेंस बनती है। बट गैप जो है, जो डिफरेंस होना चाहिए वो बहुत ही, जैसा मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहें कि जी ग्रोथ होगी 5.8% और फाइनली जाके होती है 5.53%, तो आप क्वेश्चन तो कर सकते हैं। इसी तरह से टैक्स कितना जून 30 को कैलकुलेट होगा, तो जिस दिन आप इकोनॉमिक सर्वे निकाल रहे हैं तो उस दिन के बुनियाद पर आप तमाम चीजें फिस्कल डेफिसिट और सारी चीजें आप लगा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो अंडरस्टैंडेबल। अच्छा, आगे चलते हैं सर। इतना ज्यादा हो तो वहां आपको फोरवन करना चाहिए। और आगे चलते हैं। जो डेट प्रोफाइल के हवाले से बात हुई, जो बढ़ते कर्जों के हवाले से बात हुई, तो कल कहा यह गया कि उसमें एक बड़ा पोर्शन जो है वो आपके फिस्कल और मॉनेटरी मैनेजमेंट के हवाले से जो टाइट हमने अपने शरह सूद को 13% किया और डॉलर जो करेंसी को डिवैल्यू किया, तो ज्यादा कर्जा हमने नहीं लिया, इस वजह से कर्जा जो है वो बढ़ा है। क्या कहेंगे जुबैर साहब इस पे? देखिए, एक तो ये जो है ना, ये जस्टिफिकेशन फॉर फेलियर्स का तो मैं उसमें नहीं हूँ, नंबर्स के गेम में ज्यादा बिलीव करता हूँ। मैं आपको एक उसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि जो इस वक्त हमारा जो प्राइवेट सेक्टर का जो क्रेडिट है वो पिछले 9 महीने में, जब कोविड नहीं आया था तो 554 बिलियन से गिर के 187 बिलियन रह गया था।
9 महीने ऑफ दिस फिस्कल ईयर वर्सेस 9 months ऑफ द प्रीवियस फिस्कल ईयर। और प्लीज रिमेंबर वो प्रीवियस फिस्कल ईयर वन ऑफ द वर्स्ट इन हिस्ट्री था। और सबसे जो कंसर्निंग बात थी कि जो लोन से फिक्स इन्वेस्टमेंट के लिए जो एक इशारा देते हैं कि आपकी, और ये मैं पहले 9 महीने के जब तक कोविड नहीं आया था जी नेगेटिव 5.2 बिलियन थे। अभी आप मुझे ये बताएं कि जिस मुल्क में लोन ही ना लिया जा रहा है फिक्स इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर की तरफ से 9 महीने में, जब हालात बिल्कुल ठीक थे, तो आप खुद बताएं कि कितनी शदीद अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर आप इन चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे तो बाकी आप जो मर्जी बोलते रहे, मुझे तो नहीं समझ। आप देखें जो टैक्स रेवेन्यू वो तो मीट नहीं हो सका, वो टारगेट अचीव नहीं हो सका, और वो अभी भी जो सेट किया गया वो भी ऐसा लग रहा है कि अचीव नहीं है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है, जो आप भी प्राइवेटाइजेशन कमीशन को चेयर करते रहे, तो आपको लगता है हुकूमत के पास ये ऑप्शन है कि इससे पैसे जनरेट किए जाएं और जो डेफिसिट है उसको कम किया जाए? सबसे बड़ा डेफिसिट तो कंट्रोल करने के लिए जो भी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं जरूर करना चाहिए, लेकिन कोई फेडरल टैक्स रेवेन्यू जो है उसका कोई नियमल बदल नहीं है। वो वन टाइम आप कह सकते हैं स्टेट बैंक की इतनी इनकम इतनी आ गई प्राइवेटाइजेशन से, हम 200 बिलियन कमा लेंगे ये। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो साल हर साल आपको हेल्प करेगा, वो करेगा आपको टैक्स रेवेन्यू। और टैक्स रेवेन्यू सबसे बड़ा जो मसला रहा है पिछले 2 साल में, हम वहीं खड़े हैं टैक्स रेवेन्यू के हवाले से जहां हम 2 साल पहले खड़े थे। और उससे पहले के 5 साल अगर आप लेंगे तो डबल हुआ था टैक्स रेवेन्यू। तो और सबसे बड़ी बात ये है जो एक, सॉरी ये मैं कमेंट कर दूं, जब तखमीना लगाते हैं आप ये देखें कि 5.5 ट्रिलियन तो इन्होंने ही लगाया था। और आप भी अपने प्रोग्राम उठा के देख रहे हैं इमरान, उस दिन की रात के और 2 दिन के बाद के और 4 महीने के बाद से everyone was laughing at that 5.5 ट्रिलियन। वो गिर के अगर कोविड ना भी होता तो 4.2 4.3 सर इवन टुडे 4.95 ट्रिलियन का टारगेट जो है इसके ऊपर भी बात की जा रही है अभी पहले दिन से, जब आज सेट होने जा रहा है कि ये भी नामुमकिनात की बात है, कोविड अभी वो ओवर नहीं हुआ। जी बिल्कुल। और पिछले साल शब्बर जैदी थे, इस साल शब्बर जैदी भी नहीं है, ये भी बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, अब हमारे साथ ही मौजूद हैं इस फाइनेंशियल एक्सपर्ट जावेद हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, सूरत हाल ये है, कल आपसे बात नहीं हो पाई थी, आज मैं चाहूंगा जरा आप आगे लेके चलें कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है आपकी नेगेटिव 2.64 गिरी, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन आपकी नेगेटिव 7.1%, 1% गिरी, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ आपकी नीचे गिरी है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर ने कुछ आपको सपोर्ट जरूर किया है इस वक्त, लेकिन लोकस जो है इस वक्त मुंह खोले खड़ा है। जीडीपी ग्रोथ आपकी 0.4% गिरी। ये कहां तक आप कहेंगे कि जनाब ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कोविड? जावेद साहब, आप अगर देख लें वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल के लिए -3% फॉर ओवरऑल ग्लोब, एक्सक्लूडिंग चाइना इट्स एक्सपेक्टेड टू बी -2.2%, एडवांस कंट्री में 6%। आज अगर यूके के नंबर देखें, जस्ट अप्रैल में फॉर द फर्स्ट टाइम मंथ ऑन मंथ 20% डिक्लाइन कॉन्ट्रैक्शन हुई है इकोनॉमी में। तो फ्रैंकली स्पीकिंग कोविड जो है वो उसका इफेक्ट जनवरी से आने लगा था, चाइना लॉकडाउन में आ गया था, वर्ल्ड इफेक्ट ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शनरी फेज में हो गया था। तो सर हम तो मार्च में गए ना, मुझे बात कंप्लीट हम तो मार्च में गए ना, यहाँ से मार्च से पहले क्या हम कंफर्टेबल में थे? जी प्लीज, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप ग्लोबली कनेक्टेड है, आपके एक्सपोर्ट जो है वो अफेक्टेड होते हैं ग्लोब से। ये नहीं है कि बस आप लोकली देख सकते हैं, आप कंटेक्स्ट में देखना चाहिए, और ये कंटेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आपका कहना कि ये क्यों ग्रोथ इतनी नहीं हुई, वी हैव टू रिमेंबर आपकी इंटरेस्ट रेट्स हाई थे और उसके एक रीजन थी। तो सर किसने किया था इंटरेस्ट रेट, किसने हाई किया था? हुकूमत ने किया था ना यार। प्लीज लेट मी फिनिश। रीजन प्लीज आप अगर हुकूमत को बस ब्लेम करना चाहते हैं, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। की बात नहीं कर रहे सर। एक सेकंड जावेद साहब, जावेद साहब एक फेयर कमेंट ले लें सर, एक फेयर कमेंट ले लें सर, मेरा एक फेयर कमेंट ले लें। मैं ये बात कर रहा हूं कि फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब हुकूमत लेकर चलती है। मैं उसके वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, क्रिटिसाइज तो हम पहले उस वक्त भी करते रहे थे कि जब आप हॉट मनी लेकर आ रहे थे और आपने सपोर्ट किया। You were the person who was supporting hot money. Absolutely. Yes. I still support that policy. अच्छा। देखिए राशनल था। आप प्लीज अगर राशनल नहीं सुनना चाहते तो प्लीज मुझे नहीं इनवाइट करा करें। मैं तो आपको एक राशनल दे बताइए। राशनल था कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स
थे। इन्फ्लेशनरी प्रेशर इसलिए कहते हैं कि डिप्रिसिएशन करना पड़ा था। डिप्रिसिएशन इसलिए कर रहा था कि आपके करंट अकाउंट बैलेंस बहुत ही बुरा था, उस पर आप पर रुपये पर प्रेशर आया, आप मार्केट फोर्सेस से नहीं लड़ सकते थे, आपके डिप्रिसिएशन कोई 35-40% हुआ, उसके वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स इनएविटेबल थे। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स अगर होते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। अगर आपके पास 13% इन्फ्लेशन है ना 12% इन्फ्लेशन है, आप 8% इंटरेस्ट रेट्स नहीं रख सकते। किसी मुल्क में अगर वो करेगा आपके डिपॉजिट्स खत्म होते जाएंगे, बैंक्स नहीं लेंड करेंगे। अच्छा, एक सेकंड सर, एक सेकंड जावेद साहब, मैं आपकी बात को, जावेद साहब आपकी बात को मैं आगे लेके चलता हूं कि जो पाकिस्तान का मसला ये कि हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं था। हमने अपने इन्फ्लेशन को उस इंस्ट्रूमेंट से कर्टेल करने की कोशिश की जो कि वेस्टर्न इकोनॉमीज में चलता है। If you allow me to finish, there is no way in heaven that we could have kept an interest rate at 8% when your inflation was running at 12-13%. आपकी डॉलराइजेशन होती है अगर आप 8% पर इंटरेस्ट रेट जैसे लोग डिमांड कर रहे थे। आपकी बैंक्स एक्चुअली लिक्विडिटी क्रंच होती है, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली लिक्विडिटी इंप्रूविंग, लिक्विडिटी खत्म होती है अगर आप नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स रखते हैं। तो ये एक बड़ा मिसप्लेस्ड आप लोग बातें करते हैं लोग यहाँ के इंटरेस्ट रेट्स आप 8% पे ले आए 6% पे, जब इन्फ्लेशन 13% पे चल रही। इन्फ्लेशन के रीजन आपको पता है क्यों थे, आपको डिप्रिसिएशन करने। तो एक रैशनल होता है, एक चेन ऑफ थॉट्स होते हैं, और इन्फ्लेशन इसलिए कंट्रोल करना जरूरी था कि अगर आप वो मेंटेन करते हैं इन्फ्लेशन तो आपकी ग्रोथ फॉर एक्सटेंडेड पीरियड लो रहती। अगर और इंटरेस्ट रेट जब हाई होते हैं किसी मुल्क में, इन्वेस्टमेंट्स लो होती हैं, जनरली डिमांड भी कॉन्ट्रैक्ट करती है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू हैव इंटरेस्ट रेट। ठीक है। अब आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। सर अभी आगे भी मौका मिलेगा। डॉक्टर नादिया फारूक, पाकिस्तान का मसला क्या, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई थी वो कॉस्ट पुश थी या डिमांड पुल थी? अगर हम टमाटर जो है वो 300 रुपए किलो हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक पाकिस्तानी ने सुबह दोपहर शाम रात 24 घंटे टमाटर ही खाना शुरू कर दिए। एक सप्लाई साइड का मसला था, उसको हम इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। ये मुझे बताइएगा कि क्या वाकई इन्फ्लेशन, एक हायर इंटरेस्ट रेट रख के आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं? डॉक्टर नादिया से मैं ये सवाल रखूंगा। गालिबन एक ब्रेक की कॉल है शायद, ठीक है। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं और ये सवाल मैं रखूंगा डॉक्टर नादिया फारूक की तरफ। बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में शरह सूद के जरिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है? ये जो पॉलिसी थी किस हद तक इसने जो है वो सर्व किया? दूसरी चीज ये है कि आपका मसला जो है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, डिमांड मैनेजमेंट से आप उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये सही डायरेक्शन थी? तोला साहब। तोला साहब आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हमें, आपने गालिबन म्यूट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ रही है आवाज? जी बिल्कुल। इमरान, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, आप ही के अखबार में छपे हुए 3 आर्टिकल्स के हवाले दे देता हूं जो मेरे छपे थे आपके। एक नवंबर में, एक पिछले साल सितंबर में, एक इस साल फरवरी में और एक इस साल मई में। और चारों आर्टिकल्स के अगर आप हवाले देखेंगे तो मैंने सिर्फ एक ही बात की थी, हॉट मनी के ऊपर आई वाज फुल्ली, अपना आपको पता है मैंने स्टैंड लिया था। इससे पहले मैं जब लास्ट ईयर कह चुका था कि जी स्टैगफ्लेशन आपकी मईशत में एंटर हो चुका है। मेरा ख्याल है बहुत सारे हमारे जो इकोनॉमिस्ट भाई लोग थे वो नहीं मान रहे थे, ताकि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बट ये पल्स होती है हमारी कि इकोनॉमी के ऊपर एक स्टूडेंट हूँ तो थोड़ा बहुत मैं तज्जिया करता रहता हूँ। हॉट मनी जब आई, हॉट मनी की वजह से आपने 13.25% इंटरेस्ट रेट कर दिया और उनको आपने गारंटी की 2 तरीके से। एक आपने एक्सचेंज रिवैल्यूएशन किया आपने, और दूसरा आपने इंटरेस्ट रेट को हाई किया, साकरा अकाउंट को मैनेज करना। ये 2 आपने, और फिर उनको आपने टैक्स की मराद भी दे दी अमेंडेड फाइनेंस बिल में दिसंबर के अंदर के 10%, और आप परमानेंट आपकी एस्टेब्लिशमेंट ना भी होती। तो ये जब आपने दी, आपका एक मकसद था कि जी रिजर्व्स आ जाएंगे, डॉलर आ जाएंगे, मगर डॉलर आने की बहुत ही हैवी कॉस्ट आपने पे कर। सवाल ये नहीं है कि इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए और आपका इन्फ्लेशन क्या है। मुझे कोई एक चीज यही नहीं समझ पड़ रही थी कि जब एक इन्फ्लेशन आप 3-4% के जुमरे में आ रहा था 2 साल पहले, और वही फेडरल ब्यूरो, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ही देख रहा था, उसी के फिगर्स में हम बैंक कर रहे थे,
और all of a sudden you woke up on the wrong side of the bed and your inflation was rising and it rose to 14 to 15%. तो उसमें आपकी obviously inflationary adjustments भी हुई, आपके oil prices भी आए, आपकी food cost भी आई और temporary आपकी inflation बढ़ती घटती रही। इंटरेस्ट रेट ने आपको एक बहुत बड़ा जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की जो थ्योरी थी, जब हम IMF के पास गए और जब पहले मिफ्ता साहब ने डीवैल्यू किया और इंटरेस्ट रेट जब आपका डिस्काउंट रेट बढ़ाया, पॉलिसी रेट, उस वक्त मैंने ये ओपनली, आपसे पशपाती साहब को शायद याद होगा कि मैंने इनसे एक क्वेश्चन किया था ICAP के सेमिनार में एज ए मॉडरेटर कि मिफ्ता साहब व्हाई यू आर डूइंग दैट। तो ये मुझे कहने लगे जी बिकॉज आई नो मैं IMF में काम कर चुका हूँ और IMF ये मुझे मांगे। तो मैंने कहा सर आप ये लिख लीजिए, आई डू मोर हो। अच्छा। और वही आपने जहां तक तैयारी करनी थी कर ली और तैयारी के बाद डू मोर किया। अच्छा, अब आपने एक और बड़ा, ये जो IMF के साथ आपने जो मुआहदा किया उसमें 4-5 ऐसी कंडीशनें, जावेद साहब माशाल्लाह, मैडम आपके जो इकोनॉमिस्ट बैठे हुए, शायद मेरी तस्वीर भी कर देंगे इस मामले में। मैं तो स्टूडेंट हूँ और माशाल्लाह इनका तजुर्बा बहुत है। आपने ये कहा कि जी गवर्नमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लोन नहीं ले। बिस्मिल्लाह, अच्छा किया आपने। वजह ये होती थी कि आप नोटें छापते थे और आप दे देते थे वो अपना गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट पर ये आपकी ये सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती थी, मनी इन सर्कुलेशन बढ़ जाती थी, टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी बढ़ जाती थी। जब बढ़ जाती थी तो आपका इन्फ्लेशन जो है ना बढ़ जाता था, वो डिमांड थोड़ा सा जो मुझे जो मेरी जो आजिद राय है वो। आप इस साल देख लीजिए 11 महीने में आपकी मनी इन सर्कुलेशन, स्टेट बैंक की वेबसाइट कह रही है 1.42 ट्रिलियन बढ़ी, डेली एवरेज 89 बिलियन, जो कि पहले 49 बिलियन के करीब होता था 5 साल। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने कहां रोकने की कोशिश की। पिछले 5 सालों का मैं तज्जिया देता हूं, 13 से 18 का, जो आपने नोट प्रिंट किए 3.5 ट्रिलियन आपने जो भी नोट प्रिंट किए, और जो एवरेज इन्फ्लेशन हमने देखी वो 490 बिलियन के प्रिंटिंग पे 1%। इस मरतबा जब आपने ये जो आपने कॉस्ट पुश नहीं हुई और डिमांड पुल जब हुई, और कॉस्ट पुश भी इसलिए हुई कि आपके इंपोर्टेड स्टफ पे आपकी पैरिटी चेंज, तो उसने भी एक बहुत बड़ा आपका काम दिखाया। उस वक्त मैंने इनको कहा था कि आपकी पैरेलल इकोनॉमी बहुत बड़ी है, आप ये कभी भी नहीं कर सकते कि जी मैं इंटरवेंशन नहीं करूंगा फॉरेन मार्केट में, आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि जी मैं नोट नहीं सकता। अशफाक भाई, लेकिन आपकी बात के बाद तो ये बात क्लियर हो रही है कि रविश गवर्नमेंट की चेंज नहीं हुई, चाहे कोई भी हुकूमत हो, चीजें उसी तरह चल रही थी, कोई भी टीम चेंज, मामला उसी तरह हैंडल किए जा रहे हैं और ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है वो जारी रहे। ओमोस की थ्रू जो है वो बैंक्स को पैसा दिया गया और फिर उनसे लोन लिया गया। Am I right? देखिए मेरी बात सुनिए, आप इसका थोड़ा सा एनालिसिस और तरीके से जी। 14 में आपके करते थे 14,000 अरब, ठीक है ना, मैं डेट की बात सही है, और जीडीपी आपकी थी कोई 22-23 हजार ट्रिलियन, ठीक है ना। फिर जब आप आ गए 17 में, मैं आपको मिसाल देता हूं पहले, तो आपकी 33,000 बिलियन की जीडीपी थी और आपका जो डेट था वो 18.9, नेट ऑफ कैश जो बैलेंसेस थे वो 18 पॉइंट समथिंग बनता था, 19 आप दे। तो आपका कोई बैलेंस शीट तो पाकिस्तान की नहीं है ना, आपका जो पैरामीटर है, जो आप जिसको जज करते हैं आपकी मईशत को, वो डेट टू जीडीपी और डेट टू जीडीपी। यस, डेट टू जीडीपी, आपका जीडीपी इंप्रूव हो रहा था। अब आप देखिए कि आप आज 3 साल आगे बैठे हुए हैं 20 में, और आपकी सिर्फ 7,000 बिलियन की जीडीपी बढ़ी है, 7 से 8,000 बिलियन की। इस वक्त जब कॉन्ट्रैक्शन हुई 0.38%, इसके बाद 42,000 पे आप, और आपका डेट कितना बढ़ा है, आप मुझे जरा ये अंदाजा लगा के दे दीजिए कि टोटल डेट कितना बढ़ा, आपका पब्लिक डेट कितना बढ़ा, आपकी एक्सटर्नल डेट भी, और ये मुझे दे रहे हैं कोई अगर कि जी कि हम वो डेट इसलिए दूसरा नया इसलिए लिया कि पुराने कर्जों को हमने वापस किया, नहीं सर, ये नेट ग्रोथ है आपकी 5,000 बिलियन। आप जब इस लेवल पे जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो 3 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच गई हैं, आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के
ये बता दें 4.9 का जो हदफ टैक्स रेवेन्यू का गया है ये अचीवेबल है? सर मैं कल तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मैंने 5500 पे रात को मेरा ख्याल इमरान शहजाद थे, इमरान सुल्तान थे या शादेब खानजादा के प्रोग्राम में लास्ट ईयर कहा था कि ये 5500 वो है जो दो आंखें एक दूसरे से नहीं मिल रही। लास्ट ईयर आपका टारगेट था आपका 3.9 ट्रिलियन, ठीक, 3.9 हम करेंगे जो आप नहीं कर सके। 3.9 के बाद आपने मुझे कहा कि जी मेरी 10% आपका 12% जीडीपी। ठीक है, ठीक है। आप तुला साहब आपसे और पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। एक हेडलाइंस ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेशन को। मेरे तमाम पैनलिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।